इवनिंग क्लास, अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। तो ईद के उपलक्ष्य में इस बार 2 दिन थोड़ा कम काम करेंगे, ठीक है ना। काम जरूर करेंगे लेकिन थोड़ा कम काम करेंगे। जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो 2 दिन की छुट्टी पर हैं, तो उनका ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए थोड़ा कम काम करेंगे, क्योंकि अभी वो 2 दिन तक वीडियोस नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उनका बर्डन बढ़ेगा, काम जरूर होगा। लेकिन तो आज जो मैं कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ ऑप्शनल, और ऑप्शनल के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके उसमें भी मिलेंगे जो आपको होमवर्क दिया गया है, या तो ऐसे ही होंगे, इसके टाइप के होंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आपके वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, एजेस वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहता है ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। मैथ्स में एनसीईआरटी में ऑप्शनल वैसे आउट ऑफ सिलेबस रहती है, लेकिन बोर्ड में पिछली बार और पिछले से पिछली बार एक आधा क्वेश्चन देखा गया है ऑप्शनल का, इसलिए ऑप्शनल करनी जरूरी हो गई है हमारे लिए, ठीक है ना। तो द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर्स बाय 3 years। 2 पर्सन है, एनी है और बीजू है, उनकी एजेस का डिफरेंस 3 साल का है। अब डिफरेंस वाली बात आती है तो मुझे नहीं पता कि एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर एनी बड़ी हुई तो एनी की एज बीजू की एज से ज़्यादा है, एनी की एज बीजू की एज से ज़्यादा है, तब माइनस करके 3 आएगा, है ना। और अगर ऐसा हुआ कि बीजू बड़ा हुआ तो फिर बीजू की एज में से एनी की एज माइनस करके 3 आएगा। तो जब ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो हमें दोनों केस लेके चलने पड़ते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, किसको माइनस करके 3 आएगा, एनी की एज में से बीजू की एज माइनस करके 3 आएगा या बीजू की एज माइनस एनी की एज करके 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके 2 केस होंगे। पहली चीज ये समझने वाली है, ये क्वेश्चन 2-3 चीजें सिखाएगा आपको, इम्पोर्टेंट चीज जो आप आगे भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। कि यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। 2 केस किस बेस पे बन रहे हैं? 2 केस बन रहे हैं इस वर्ड के बेस पे, डिफर्स के बेस पे। डिफर्स मतलब डिफरेंस। जब डिफरेंस की बात होती है तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। याद है 2 डिजिट नंबर वाले में भी 2 केस बनाए थे, तो यहाँ भी वही बात है कि एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें फाइनली एनी और बीजू की एज फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें नहीं पता एनी बड़ा है, एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ एनी इक्वल्स टू x ईयर्स। अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ एक लाइन पढ़ के मैं इतना सब कुछ इमेजिन कर रहा हूँ। लेट द एज ऑफ बीजू इक्वल्स टू y ईयर्स। सेम केस में यहाँ पे भी मानूंगा लेट द एनीज एज इक्वल्स टू x ईयर्स। लेट द बीजू एज इक्वल्स टू y ईयर्स। बस दोनों केस में क्या डिफरेंस है कि एनी की एज, फर्स्ट केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि एनी बड़ी है किससे? बीजू से। एनी की एज ज़्यादा है बीजू की एज से। सेकंड केस में मान के चल रहे हैं कि बीजू की एज ज़्यादा है, बीजूज एज इज ग्रेटर देन एनीज एज। आपको प्रॉपर ठीक ढंग से लिखना है, स्पेस कम है यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, कंजेस्टेड हो गया। आपको प्रॉपर सही तरीके से लिखना है, ठीक है। पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस में एनी की एज ज़्यादा है बीजू की एज से, सेकंड केस में मान के चल रहे हैं बीजू की एज ज़्यादा है एनी की एज से। दोनों केस में चल रहे हैं, अपने को नहीं पता कि एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, तो हमें दोनों केस से दोनों आंसर निकाल के दिखाने पड़ेंगे। और यही चीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। पहली क्या चीज़? डिफरेंस। दूसरी चीज क्या कि यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही थी, और 2 लोगों की जब बात होती है तो हम एक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फटाफट से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात और लोगों की भी होने लग गई, लोग बढ़ गए। क्या कहा उसने अगली लाइन में? एनीज फादर धर्म, एनी के फादर की एंट्री हुई, तीसरा पर्सन आ गया। इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी,
एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। यहाँ पे चौथे पर्सन की भी एंट्री हो चुकी है, एक तो धर्म तीसरा पर्सन और एक कैथी जो कि चौथी पर्सन है। तो यहाँ पे आके आप लोग अटक जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अब तक जितने भी आपने एज वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें मोस्टली सिर्फ 2 ही पर्सन की बात होती है, लेकिन यहाँ पे कितने पर्सन की बात हो रही है, 4 पर्सन की बात हो रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल वाले से हटके हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो आपको x और y के अलावा कुछ और मानने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे धर्म की एज की बात हुई है, किसकी एज की बात हुई है, धर्म की। धर्म कौन है, एनी फादर, एनीज फादर इज धर्म, ठीक है। एंड ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, जितना भी एनी की एज है उससे डबल धर्म की एज है। एनी की एज कितनी मानी है आपने, x, तो धर्म की एज कितनी आ जाएगी, 2x, ट्वाइस हो जाएगी उसकी। जस्ट मतलब मुझे नए वेरिएबल की जरूरत नहीं, ये नहीं कि एक नया पर्सन आ गया तो नया वेरिएबल चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के मैं पुराने वेरिएबल से भी काम चला सकता हूँ। उसने क्वेश्चन में कहा था कि एनी के जो फादर धर्म है उनकी एज ट्वाइस है एज ओल्ड एज एनी, राइट। साथ ही साथ ये भी कहा गया है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू अपनी सिस्टर कैथी का डबल है, बीजू अपनी सिस्टर कैथी का डबल है। तो कान इस तरह से पकड़ रहे हैं कि बीजू अपनी सिस्टर कैथी का डबल है। तो क्या मैं ऐसे पकड़ के ऐसे बोल दूं कि कैथी बीजू की हाफ हुई, कैथी बीजू की हाफ हुई। क्या बोला, बीजू कैथी का डबल है तो कैथी बीजू की हाफ हुई ना। बीजू कैथी का डबल है तो कैथी बीजू की हाफ हो गई। तो इसका मतलब कैथी की एज जो आएगी, जो कैथी की एज आएगी वो कितनी आएगी, हाफ ऑफ बीजू एज। बीजू कैथी का डबल है तो कैथी बीजू की हाफ हो गई ना। तो बीजू की y है तो कैथी की हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ y। समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने क्या बोला कि बीजू कैथी का डबल है, इसका मतलब कैथी बीजू की हाफ हो गई। तो अगर बीजू की y है तो कैथी की कितनी हो जाएगी, 1/2y। सेम यहाँ पे होगा, धर्म से 2x, कैथी एज 1/2y। सब कुछ तो सेम लिख रहे हो आप, फिर अलग अलग केस क्यों चला रखे हैं, अलग अलग केस इसलिए चला रखे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, मतलब एनी की एज माइनस बीजू की एज माइनस करने पे 3 आता है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, मतलब बीजू की एज में से कैथी की एनी की एज माइनस करने पे क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी की एज बड़ी है, x बड़ा है एज कम्पेयर टू बीजू एज यानी कि y, इसलिए x माइनस वाई करके 3 रहा है। यहाँ पे बीजू की एज बड़ी है यानी कि y बड़ा है एज कम्पेयर टू x विच इज एनी एज, ठीक है ना, इसलिए y माइनस एक्स करके 3 रहा है। बस डिफरेंस यही है दोनों केस में, यही वो चीज़ है जो दोनों को डिफरेंस बनाती है। तीसरी लाइन पढ़ते हैं, द एजेस ऑफ द कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। जो कैथी और धर्म की एज है उनका डिफरेंस 30 ईयर्स है। जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपको समझाया इस बात से आपको ये तो पता चल गया होगा कि एनी और बीजू लगभग साथ साथ के हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 ही साल का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो तीसरा पर्सन है वो एनी के फादर धर्म, ठीक है, फादर की एज है तो फादर की एज तो ज़्यादा ही होगी। और कैथी जो है वो छोटी है बीजू से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि फादर की एज यानी कि धर्म की एज कैथी से तो ज़्यादा ही रहेगी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब यहाँ पे धर्म और कैथी के एज की डिफरेंस की बात हो रही है तो धर्म की एज पहले आएगी क्योंकि वो ज़्यादा है, क्योंकि धर्म बड़ा है, क्योंकि धर्म फादर है, क्योंकि धर्म एनी का फादर है ना। और एनी और बीजू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और कैथी तो बीजू से भी छोटी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब धर्म की एज पहले आएगी क्योंकि वो बड़ा है और कैथी की एज बाद में आएगी। धर्म की एज कितनी है 2x और कैथी की एज कितनी है 1/2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30 है। उसने कहा था एजेस ऑफ द कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, तो ये आ गई 30 ईयर्स।
आप इसका LCM लेंगे तो इसे सॉल्व करके आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू ये 2 इधर चला जाएगा 60 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तीन मेथड आपको आते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, तो सेकंड केस में सब कुछ सेम है, बस ये वाली चीज डिफरेंस हो गई, वहाँ पे x माइनस वाई था, यहाँ पे y माइनस एक्स हो गया। दूसरी जो ये वाली लाइन है, एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years, ये इसमें भी सेम रहने वाली है, क्योंकि नो डाउट धर्म इज ग्रेटर देन द कैथी एज। तो यहाँ पे धर्म की एज में से कैथी की एज माइनस करूंगा तब जाके 30 आएगा। इसे आप दोबारा से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास ये ही इक्वेशन बन जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन। तो इस केस में पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे केस में पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक तो डिफरेंस वाली बात हो रही थी। अब तक जितने आपने केस पढ़े थे उसमें या तो मल्टीप्लाई करा रहा था या सम करा रहा था, यहाँ पे पहली बार उसमें क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया। दूसरी चीज यहाँ पे दो और लोगों की बात हुई तो दो और वेरिएबल बनने चाहिए थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे नए वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी और पुराने से ही मेरा काम हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन है, दोबारा ट्राई करना, आपसे अगर नहीं हुआ होगा तो अब हो जाएगा। ठीक है, एक और अल्टीमेट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं ये, इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है और कुछ नहीं। इसने कहा वन सेज, आपस में दो लोगों की बात हो रही है, पहला बंदा ये कह रहा है गिव मी 100, किसको कह रहा होगा, दूसरे बंदे को कह रहा होगा, अपने फ्रेंड को कह रहा है गिव मी 100 माय फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, अपने फ्रेंड से बोल रहा है अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुम्हारे से कितना ज़्यादा रिच हो जाऊंगा, ट्वाइस, मतलब जितना पैसा तुम्हारे पास है ना उससे 2 गुना मेरे पास मिलेगा। द अदर सेल्स, जो दूसरा बंदा है, ठीक है, पागल तो है नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा अपना, उसने भी दिमाग चलाया। उसने कहा तू 100 छोड़ तो मुझे 10 रुपये दे दे, सिर्फ कितने, सिर्फ 10 रुपीज़, और मैं तेरे से 6 गुना रिच हो जाऊंगा। आई विल बी 6 times as rich as you। तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, मतलब पहले पर्सन की और दूसरे पर्सन के पास कितना अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, जिससे वो ये वाला खेल खेल रहे हैं कि तुम मुझे इतना दे दे मैं इतना हो जाऊंगा, तुम मुझे इतना दे दे मैं इतना हो जाऊंगा। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें मानना पड़ेगा लेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू रुपीज एक्स, लेट कैपिटल ऑफ सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू रुपीज वाई। अब यहाँ पे क्या गलती है, गलती यहाँ पे ये है कि सर ये जो लिखा हुआ है ये रोमन नंबर है और रोमन नंबर्स के साथ एसटी एनडी वगैरह नहीं आता, वो आता है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कोई नहीं बताता आपको, आपको पता होना चाहिए कि एसटी एनडी आरडी ये सब ऑर्डिनल नंबर्स के साथ, ऑर्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 के साथ आता है, रोमन नंबर्स के साथ नहीं आता है। ठीक है, लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल्स टू एक्स, लेट द कैपिटल ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल्स टू रुपीज वाई। अब खेल खेलना शुरू करते हैं, वो वाला जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खेला जा रहा था। किसने खेलना शुरू किया था, पहले पर्सन ने, जिसके पास एक्स रुपीज है, उसने कहा कि अपने फ्रेंड से कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, मतलब क्या हुआ कि मैं अपने फ्रेंड से 100 रुपये ले रहा हूँ। तो अगर मैं अपने फ्रेंड से 100 रुपये ले रहा हूँ, अभी मेरे पास कितने पैसे हैं, एक्स, कितने पैसे हैं, एक्स, और मेरे दोस्त के पास कितने हैं, वाई। मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, अपने फ्रेंड से ले रहा हूँ, तो मेरे पास 100 रुपये जुड़ जाएंगे, मेरे पास एक्स से कितने हुए, एक्स प्लस 100, और मेरे फ्रेंड के पास से 100 रुपये चले जाएंगे। यही सारा खेल है। क्वेश्चन में
बच्चा क्या करता है 100 को जोड़ तो देता है लेकिन यहाँ 100 को माइनस करना भूल जाता है और वहीं पर वो शुरू गलती हो जाती है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फ्रेंड से 100 रुपये ले रहे हो तो आपके पास आ रहे हैं मतलब ऐड हो रहे हैं लेकिन आपके फ्रेंड के पास से माइनस हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए 100 रुपये से मिल जाए तो आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुम्हारे से 2 गुना रिच हो जाऊंगा। मतलब जितने पैसे तुम्हारे पास है ना मेरे फ्रेंड, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं उससे 2 गुना पैसे मेरे पास होंगे। समझ आ रही है इक्वेशन कैसे बनेगी? मैंने कहा कि x है मेरे पास, कितने x, और तेरे पास कितने हैं y। तू मुझे 100 रुपये दे तो मेरे पास 100 रुपये बढ़ गए, तेरे पास से 100 रुपये कम हो गए। अब मेरे पास इतने पैसे हो गए कि तेरे पास जितने पैसे बचे हैं मैं उसका 2 टाइम्स हूँ। मतलब तेरे पास जितने पैसे हैं उसके 2 टाइम्स करने के बाद तू मेरे इतना होगा। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। क्लियर है ये चीज? इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सी इक्वेशन बनाएंगे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो जाएंगी। 3 मेथड आपको आते हैं, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? अब दूसरे फ्रेंड की भी सुन लेते हैं, वो भी कुछ बोला था। उसने कहा था द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, तुम मुझे सिर्फ 10 दो। कितने? x और y, कितने? x और y। तो अब 10 कौन कह रहा है? कौन मांग रहा है 10? अब 10 मांग रहा है y, किसी और नहीं मांगेगी y। ठीक है ना? तो y 10 मांग रहा है तो y के पास 10 रुपये आ रहे हैं, मेरे पास से 10 रुपये जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? माइनस करूँगा अपने पास। मेरे बैलेंस से 10 रुपये कट गए और y वाले के पास, दूसरे बंदे के पास 10 रुपये जुड़ गए। जिसके पास y थे उसके पास y प्लस 10 हो गए। मेरे पास x थे तो मेरे पास कितने बचे? x माइनस 10। अगर ऐसा हो जाए तो I shall be 6 times as rich as you। ये जो y साहब हैं ये कह रहे हैं, ये जो दूसरा पर्सन है जिसके पास y पैसे हैं इसके पास 10 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे से 6 गुना हो जाऊंगा। किससे 6 टाइम्स होगा? तुम्हारे जितना बैलेंस है उससे 6 टाइम्स हो जाऊंगा, तब जाके ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इसे सॉल्व करेंगे। 6x माइनस 60 इक्वल्स टू y प्लस 10, y इधर आ जाएगा, 10 प्लस 60 यानी 70, तो 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 3 मेथड आपको आते हैं, किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात सारी, खेल सारी किसका था? इक्वेशन बनाने का खेल था। ठीक है, इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद है 40 और 70, 170 आ रहा है। मतलब x की वैल्यू 40 आ रही है और y की वैल्यू 170 आ रही है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसा? मैं आपको कह रहा हूँ कि चलो प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि ये बात सच हो रही है नहीं। तो x प्लस 40, x प्लस 100 सॉरी, अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे 100 रुपये दे दिए तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 140। x की वैल्यू कितनी है? 40। तो 40 प्लस 100 कितने हो गए मेरे पास? 140। और मेरे फ्रेंड के पास 170 थे, उसके पास से 100 रुपये चले गए, तो उसके पास कितने बचे? 70। ठीक है, तो 70 का 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 140 आएगा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी? अगर मैं अपने पास से 10 रुपये दे दूँ, मतलब 40 में से 10 रुपये दे दिए तो कितने बचे? 30। और y के पास 10 रुपये बढ़े आएंगे, तो y के पास 170 थे, अब कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। तो y कहता है कि मैं तुम्हारे से 6 गुना हो जाऊँगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप 6 टाइम्स करो, 30 का क्या आएगा? 180 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और मास्टरपीस क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई ना कोई पेपर जितने भी आप पूरे साल में देने वाले हो, पीरियोडिक, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन, बोर्ड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, a train covered a certain distance at a uniform speed
ना मुझे इसमें डिस्टेंस पता है, ना मुझे स्पीड पता है, ना मुझे टाइम पता है। मुझे एक बात तो ये है इस क्वेश्चन में, और पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ना तो डिस्टेंस ही पता है, ना स्पीड ही पता है, ना ही टाइम पता है, तो फिर कैसे होगा। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एस। इस बार में वेरिएबल क्या क्या मान रहा हूँ, उससे मिलते जुलते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एस किलोमीटर पर आवर, एस किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर क्यों आया, उसकी यूनिट ली। ठीक है, एस किलोमीटर पर आवर। ना ही मुझे टाइम पता है, लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल्स टू टी आवर्स। क्या वेरिएबल मान लिया टी, एक्स वाई ना मान के एस और टी मान लिया। एक्स और वाई मान लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन जो कि निकालना है वो कितना होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। राइट, तो यहाँ पे वही करते हैं, स्पीड इनटू टाइम ही कर रहा हूँ, ये हो जाएगा एस इंटू टी, यानी कि एस टी किलोमीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ना तो डिस्टेंस बता रखा है, ना ही स्पीड, ना ही टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, अरे आसान है, एक बार अगर आपको आ गया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केसेस की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस में क्या दे रखा है। फर्स्ट केस में वो कहता है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, मुझे नहीं पता कितनी है, अभी ये नहीं पता कितनी है, लेकिन वो कह रहा है कि जितनी भी है उससे अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ज़्यादा होती है, अभी कितनी है एस, कितनी मान के चलते थे एस, वो कह रहा है इससे 10 ज़्यादा होती, इससे 10 ज़्यादा होती तो मतलब कितनी हो गई एस प्लस 10। तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो ये शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लेती। अभी कितना टाइम ले रही है, टी आवर्स, तो तब कितना लेगी ये टी माइनस 2 आवर्स। अभी कितना टाइम लिया, टी आवर्स, मुझे नहीं पता कितना लिया है, मैं मान के चल रहा हूँ टी आवर्स है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर स्पीड बढ़ा दो तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कम लगेगा। तो स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, वो 10 बढ़ाने को कह रहा है। तो अगर स्पीड पहले एस थी अब हो जाएगी एस प्लस 10। वो कह रहा है टाइम पहले अगर टी था, शेड्यूल टाइम टी था, तो अब टाइम 2 घंटे कम लगेगा, तो टी माइनस 2 लगेगा। तो ये क्या है आपके पास, स्पीड है, ये क्या है आपके पास, टाइम है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है या नहीं होता है। तो देखो सर, एस प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज नहीं है, ट्रेन जितना पहले डिस्टेंस कवर कर रही थी अब भी उतना ही कर रही है, सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ा दी गई है और उसका टाइम कम हो गया है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस अगर पहले एस टी था तो डिस्टेंस अब भी एस टी ही रहने वाला है। बस यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट है, इससे आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ आता है। आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, एस की मल्टीप्लाई टी से होगी, माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20 इक्वल्स टू एस टी। एस टी से एस टी कटे आएगा। अब यहाँ पे एस टी से जब एस टी काट देता है बच्चा, तो बच्चा इक्वल टू का साइन भी हटा देता है और इक्वेशन को भूल जाता है, पता नहीं क्या सॉल्व करता है, सारी गलती कर देता है। वहाँ पे आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। माइनस 2s प्लस 10t माइनस 20 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, 20 को उधर भेज के। ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल है एस और टी। एस क्या है, स्पीड, और टी क्या है, शेड्यूल्ड टाइम। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड कम होती, अगर ट्रेन धीरे चल रही होती, ठीक है ना, मुझे नहीं पता किस स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो क्या होगा, स्पीड पहले एस थी सॉरी, तो अब कितनी हो रही है, एस माइनस 10, 10 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है।
तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? इट वुड हैव टेकन डैश आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। देखना पड़ेगा, मिस हो गया क्वेश्चन। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है भाई? 3 hours, टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, तो पहले अगर शेड्यूल टाइम t था तो अब शेड्यूल टाइम t+3 हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। पहले अगर उसको टाइम t लग रहा था, t घंटे लग रहे थे, तो उसको टाइम कितना लगेगा? t+3 घंटे। ये क्या आपकी स्पीड है, ठीक है, टाइम है। आपको ये लिख के नहीं दिखाना है, सिर्फ समझाने के लिए। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी उतना ही नहीं है, बस उसकी स्पीड को कम कर दिया जिसकी वजह से उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो s-10 t+3 इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? st। इसे फिर से सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, जो कि आपको आता है, बचपन से प्रैक्टिस कराते आ रहे हैं आपके टीचर्स। तो आप st से st काट दोगे, 3s-10t इक्वल्स टू 30। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस, 3 मेथड्स। कोई सा भी मेथड लगाना, सॉल्व कर लेना, लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में क्या करता है बच्चा, आप भी ऐसे करोगे, s और t निकाल के छोड़ दोगे। वो तो पूछा ही नहीं है, पूछा क्या? डिस्टेंस कवर्ड। तो फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इक्वल्स टू s × t। जब आप s भी निकाल लोगे और जब आप t भी निकाल लोगे, तो आपको बाद में s × t निकाल के डिस्टेंस ट्रेवल बताना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये कुछ महारथी से क्वेश्चन थे ऑप्शनल के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसके अगली वीडियो में और ज़्यादा महारथी क्वेश्चंस की बात करेंगे, थोड़े इससे भी टफ क्वेश्चंस देखेंगे। जो होमवर्क में क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं उनको दोबारा ट्राई करना, उनके लिए दोबारा से दिमाग चलाना। सिर्फ दिमाग चलाने की ऊपर बात है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन कोई नहीं अटकने वाला। जो अटकेगा उसके लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।